नमस्ते बच्चों, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में वापस से स्वागत है विद चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। सही है। इस चैप्टर किसी चीज़ के लिए जानो मत जानो भाई, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल आपको 100% मिलेगा और वो भी 4 नंबर का। केस कर देना अगर ऐसा ना हो तो, ठीक है। कौन सा प्रैक्टिकल्स पूछा जाएगा इस बात के ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा आज इस चैप्टर की डिटेल में, थ्योरी, और उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तब हम एग्ज़ाम से पहले अपने प्रैक्टिकल्स पे भी काम कर सकते हैं। एंड गाइस, हैप्पी होली। आज तो होली का दिन है। सुबह सुबह वीडियो शूट हो रही है, सुबह सुबह गिर जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद एडिट होके। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को जानते हैं कि चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड, और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम उन पे काम करेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड, जिसका दूसरा नाम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की डिमांड करते हो कि ले जी भैया बोग ने डिमांड कर दी, मतलब खर्चा आ गया, इसलिए डिमांड को उन्होंने किसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ऐसा एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन। मात्र इसकी डेफिनेशन 1 नंबर के लिए काफ़ी बार पूछी जा चुकी है और हो सकता है अब भी पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है चैप्टर 7, 8 एंड 9 की, ये 10-12 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत आराम से दिला देती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल की बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब जब एग्रीगेट की बात करते हो तो ये समझ लो कि आप देश के लेवल पे बात कर रहे हो। जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो तो आप किसी एक मतलब जनरली बात करते हो, एक अकेले व्यक्ति की बात करते हो या फिर अकेले इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा की बात करते हो। तो एग्रीगेट क्या हो गया, इज द टोटल एक्सपेंडिचर, सुनते रहना, टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल हाउस होल्ड, ठीक है, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन सेक्टर, आर प्लानिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्लानिंग, ठीक है, टू इनकर, या इसकी जगह बाय जैसे शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हो कि वो प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज दिस भाई, हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। जब ये चारों सेक्टर मिलके, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का प्लान कर रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना क्या कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, तो उन पे किए जाने वाला टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। वापस से एक बार और, हमारी इकोनॉमी के 4 फॉर्म, 4 सेक्टर, एक हो गया हाउस होल्ड, हम जैसे लोग, फॉर्म्स ये नोएडा वाले, गवर्नमेंट कहाँ, हमारी भारत सरकार, और विदेशी, देश को छोड़ के सब विदेश। जब ये चारों सेक्टर मिलके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल एक्सपेंडिचर है वो कहलाता है आपका एग्रीगेट। कुल मिला के जो एंटायर इकोनॉमी मिलकर डिमांड करती है, मैं इसमें एक सिंपल शब्द ये लिख सकता हूँ, जब एंटायर इकोनॉमी मिलके डिमांड करे, मिलके डिमांड करे, तो उस डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। ये बात है समझाने के लिए खाली, कि एंटायर इकोनॉमी मिलके डिमांड करे तो वो डिमांड एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। डेफिनेशन वाइज बिल्कुल ऐसे याद रखो, कोई टफ डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से इस बात का ध्यान रख सकते हो कि एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट का मतलब है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप अप्रॉक्स साल भर देखते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपका आज 8 मार्च है, होली का दिन है, ठीक है। तो मार्च के दिनों के बाद से, यानी कि अप्रैल मई जून में, इसमें ना लोग गेहूँ खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने पूरे 1 साल का कोटा देख सकें, जिससे अगले साल तक उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। कुछ गेहूँ खरीदते हैं, कोई चावल खरीदते हैं, तो वो प्लान होता है। जैसे हमने कहा जी हम 3 कुंटल गेहूँ चाहिए, 4 कुंटल गेहूँ चाहिए, या फिर 5 कुंटल गेहूँ चाहिए, इस तरीके से होता है। तो भाई ये ना प्लानिंग होती है, ठीक है। अब वो प्लानिंग एग्जैक्ट कितनी बैठेगी वो तो अगले साल के एंड में पता चलेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। जो साल खत्म होगा अगले साल 31 मार्च 2024 को, ठीक है, तब जाके एंड होगा, तब जाके पता चलेगा कि कितना कम कितना ज़्यादा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ट्रैवल करता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इनकी पूरा वक्त वो ले लेता है। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहला कॉम्पोनेंट पढ़ाई ज़्यादा जाएंगे लेकिन सिलेबस में लिमिटेड है। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है आपका ये जो आपका प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसको आप सी से डिनोट करते हो, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ना कंजम्पशन करता है, ठीक है।
तो रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, ठीक है, उस पर होने वाला टोटल खर्चा, ये भी प्लान कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसको आप सी से डिनोट करते हो, ठीक है। एक नंबर के प्रोस्पेक्टस आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हो, डिस्पोजेबल इनकम, एक ऐसी इनकम जिसको या तो आप क्या करोगे, स्पेंड करोगे, या फिर आप उसको क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम उस इनकम को कहते हैं जो एक घर वाले लोगों के लिए अवेलेबल हो कि भाई या तो उसको स्पेंड कर लो अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे, और अगर ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो आप उसको सेव भी कर सकते हो। दिस इज़ डिस्पोजेबल इनकम। द सेकंड फेज इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करता कौन है, तो इन्वेस्टमेंट करती हैं हमारी फर्म्स, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट जो हैं, जो हमारी फर्म्स हैं, वो किस में इन्वेस्ट करती हैं, तो वो लोग करते हैं कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स एंड इट्स डिनोटेड बाय आई। और ये बात ध्यान रखना है कि हम ये मान के चलेंगे कि ये सभी लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहने वाली है, जिसको आप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हो, या फिर मैं उसको लिख सकता हूँ ऐसे आई के ऊपर ऐसे बार लगा दो। आपकी इनकम 100 है या 1000 है, जो इन्वेस्टमेंट हमारी फर्म कंपलसरी है मार्केट में करेगी वो होती रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं जेन्युइन बात करूँ एज पर सिलेबस, तो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं वो यही दो हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन हमारा हाउस होल्ड सेक्टर करता है, इन्वेस्टमेंट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, सही है। पर फिर भी भाई नॉलेज की बात है, पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा। थर्ड वन इज गवर्नमेंट, जिसको आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हो। गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर करती है किस किस पे, कंज्यूमर गुड्स पे करती है और कैपिटल गुड्स पे करती है, ठीक है, जिससे वो अपनी इकोनॉमी की जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर सके। दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज नथिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, वही विदेशी लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के वैसे तो हमारे पास 4 एग्रीगेट्स हैं जो बहुत सिंपल है, एज पर सिलेबस की हम बात करते हैं तो सी प्लस आई प्लस जी और डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड एम, ठीक है। एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोर्ट से, हमको डिफरेंस करते हैं इम्पोर्ट से, बट स्टिल क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्लोज है और हमें सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित रखना है, यानी कि इज द सम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर्स एक्सपेंडिचर्स एंड हमारी फर्म्स एक्सपेंडिचर्स, डील, ओके। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस, एक ऐसा जिसका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि आप किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन प्रकार के जो रिलेशन होते हैं वो नहीं रखते हैं। देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आप यानी कि भैया ना विदेश से कोई मतलब नहीं, निकलो भाई, ठीक है, पर अपना देखो, खत्म बात, ठीक है, अपना खाएंगे अपना कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत सिंपल सी बात है, इस शेड्यूल को ना याद कर लेना भाई, बिल्कुल ऐसा ऐसा कर लो ऐसे घोट के पी जाओ उसे, क्योंकि ये शेड्यूल ना पूरा चैप्टर करा देगा आपका, ठीक है। और क्योंकि चैप्टर को थोड़ा सा डिफरेंट वे में सिंपल लैंग्वेज में लेना है, तो ये तो लर्न करना पड़ेगा, ये तो ध्यान रखो, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ध्यान भी क्या रखना, आप मेरी बात सुन लो, ये 3 चीज़ बस, और कुछ, और ध्यान भी कोई टफ चीज़ नहीं है। आपने इनकम क्या ले ली, 0 से लेकर 500 तक ले ली, 0, 100, 200, 300, 400, 500। जो कंजम्पशन आपने शुरुआत करी है, मैंने कहा जी मैंने 40 से शुरू करी है। जब मेरी इनकम 0 है तो भी मैं अपने कितने रुपए, 40 रुपये खर्च कर लेता हूँ। उसके बाद मेरी इनकम में 100 रुपये बढ़ रहा है, मैंने अपने कंजम्पशन में 80 रुपये बढ़ा दिए। आप चेक करो सब जगह कितने कितने बढ़ा दिए, 80 बढ़ा दिए। तो चेंज इन इनकम 100 रुपये है, चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 80 रुपये है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने क्या ले रखी है, सिर्फ 20 ले रखी है। तो बस इस बात का ध्यान रखो, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ते चले जाओ, चेक करो, इनको जोड़ते चले जाओ, ठीक है। और मैंने लिखा हुआ कि लर्न दिस एग्जांपल फॉर एंटायर यूनिट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पे बहुत आराम से पढ़ सकते हो। अब कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या जानना है, अब आप आ जाओ, इसका डायग्राम देखते हो। क्योंकि हमने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है, ये वाली बात हमने आपसे बताई थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कैसी है, बेसिकली ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है कि इनकम 0 है तो भी 20 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं, 500 है तो भी 20 इन्वेस्ट हो रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम के बदलने से नहीं बदलेगी, ये फिक्स रहेगी। इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो हमारे वाई एक्सिस के, यानी कि इनकम के पैरेलल है कि आप इतनी कितनी इतनी कितनी भी इनकम कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सेम रहने वाले हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो बनता है वो ऑटोनोमस होता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। दूसरा,
और फिर हम लोगों को अपना कंजम्पशन कर्व बनाना, ये जो हमारा कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन कर्व लगातार बढ़ता जा रहा है भाई, चेक करो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमने इसको एस पॉइंट से स्टार्टिंग दी और लगातार बढ़ाते चले गए, लगातार बढ़ाते चले गए, दिस इज कंजम्पशन कर्व। तो अगर मैं बात करूं कि स्लोप कैसा होता है कंजम्पशन कर्व का, तो स्लोप इसका पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग स्लोप फेस में ये होता है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात और, जिसको हमने गोला किया है, 0 को गोला मार रखा और 40 को गोला मार रखा और ऊपर लिख रखा सी बार। इसका ये मतलब है कि जब आपकी इनकम कुछ भी नहीं होती तब भी आप कुछ ना कुछ जो कंज्यूम कर लेते हो अपने जीवन यापन के लिए, उसको बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, अक्सर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो 1 नंबर के प्रॉस्पेक्टस से बिल्कुल बुरा नहीं होता। एंड द लास्ट वन, इनकम 0 है, एग्रीगेट डिमांड कितना 60, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 20 है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 40, और इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 60। और फिर बिल्कुल सेम कंडीशन के साथ आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाता है, जो इज व्हाट C प्लस आई। और एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के जो बीच का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका, आई कहलाता है। ठीक है, आई का मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने डाल रखा है, इसको इसके बीच में किस बीच का फर्क है, ये तो है जो इनके बीच में आ रहा है, और तो कुछ नहीं, बाकी तो दोनों बिल्कुल 100% सेम है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो। बाकी अगर मैं नॉर्मल सी बात आपसे करता हूँ, तो ये जो अभी तक अगर आपने पढ़ा, ये या तो आपको 1 नंबर में एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पूछेगा, नहीं तो ये 3 नंबर में पूछेगा एग्रीगेट डिमांड, उसके रिलेटेड कंसेप्ट और उसके थोड़े बहुत ग्राफ वगैरह। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया कि एग्रीगेट डिमांड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी की वो सी और आई का सम होते हैं। कंजम्पशन की बात करते हो कि पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन इवन व्हेन इनकम इज 0, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब आपकी इनकम 0 हो और उसके बाद भी आप कुछ कंज्यूम करते हो तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। कंजम्पशन कर्व का तब ये कहता है पॉजिटिव स्लोप ऑफ कंजम्पशन इज गोइंग अपवर्ड बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसका जो कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसका ये मतलब है कि इनकम के डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करें तो बिल्कुल सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी इनकम के बढ़ने से बढ़ रही है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं जो आपको किसी भी ग्राफ को बेहतर समझाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। द सेकंड पॉइंट इज सेकंड इज कि व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। सिचुएशन सेम है 1 नंबर में या फिर 3 नंबर में कंप्लीटली पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड द मुद्दा इज कि व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। अभी तक डिमांड कर रहा था कंज्यूमर, हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड कर रहा था बेसिकली, जो हम बात कर रहे थे। तो सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो कहता है कि रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी बात कर रहा है, मनी वैल्यू, किसकी मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, चेक करो, दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन द इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सीधी सी भाषा, 1 साल के अंदर अंदर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं, वापस से कह दूं, क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी जो मनी वैल्यू है वही एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। बल्कि आपको बाद में ये पढ़ने को मिलेगा कि एग्रीगेट सप्लाई ही हमारी क्या है, नेशनल इनकम। आप खुद सोचो, हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने का प्लान कर रहे हैं। अगर उनका प्लान सक्सेसफुल होता है तो जब वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचेंगे उससे वो क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, और वही पैसा आपका क्या बनेगा कल को, नेशनल इनकम बनेगा। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होते हैं, जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नेशनल इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। और एग्रीगेट सप्लाई के अगर कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है आपका सेविंग। एस रिप्रेजेंट्स सेविंग। कंजम्पशन में ऑलरेडी पढ़ चुके, सेविंग में कौन, देखो कंजम्पशन भी हाउस होल्ड सेक्टर करता है, सेविंग भी हाउस होल्ड सेक्टर करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके शेड्यूल के प्रोस्पेक्टस से कि इसका डायग्राम हम लोग देख सके, तो डायग्राम इसका इस तरीके से रहेगा कि इनकम वही, देखो कंजम्पशन भी सेम वही है। अब क्या करोगे, अगर मैं 0 में से 40 माइनस करूँगा तो नेगेटिव 40 आएगा, 100 में से 120 गए तो माइनस का 20, 0, 20, 40, 60। ठीक है, तो ये हमारी इनकम होगी, कंजम्पशन होगी, सेविंग होगी। अब एग्रीगेट सप्लाई आप कैसे निकालोगे भैया, इनकम को और सेविंग को आपस में, कंजम्पशन को सेविंग को आपस में जोड़ कर देख लो, इन दोनों को आपस में जोड़ के देख लो, वही आएगा एग्रीगेट सप्लाई व्हाट C प्लस एस। ठीक है,
तो इससे ये वाली बात समझ के आती है कि भैया इनकम और एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों एक ही चीज़ है। कंजम्पशन लगातार बढ़ता रहता है इनकम के बढ़ने से। जीरो इनकम में जो कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। और वही ऑटोनोमस कंजम्पशन शुरुआत में क्या बनता है हमारा, सेविंग का एक नेगेटिव हिस्सा, यानी कि आपका कंजम्पशन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर मैं कॉमन एक छोटी सी बात करूँ तो छोटी सी बात ये है कि सेविंग का स्टार्टिंग फेज जब आपकी इनकम कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस हो तो सेविंग आपकी नेगेटिव है, जिसको आप डिसेव कहते हो। यहाँ सेविंग जीरो है और यहाँ सेविंग हो रही है क्योंकि एक्चुअल में आप यहाँ पे सेव कर पा रहे हैं। इसके डायग्राम की शक्ल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये यहाँ पे आपने कंजम्पशन दिखाया और अपनी सेविंग्स को दिखाया और इनकम को। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व बनता है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस से होता हुआ जाता है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। दैट्स इट। एग्रीगेट सप्लाई या वाई का जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है। इतनी बात अगर हजम नहीं होती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो कि अक्सर बच्चे आप लिख नहीं पाओगे, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो 45 डिग्री लाइन है उसको एक्सप्लेन कर दो। अब ये क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिलता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें जो 2 साल पहले सैंपल पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था 3 नंबर के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है कि 45 डिग्री का एक्चुअली मतलब क्या है। तो कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई है ना, सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग सी एंड एस। बिल्कुल सही बात है कि एग्रीगेट सप्लाई आपको कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ने के बाद मिलता है। द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन विच विल originate from point of origin will form a 45 degree angle. There is stable the relation of y is equals to cs। वो क्या कह रहा है कि ऐसा है तो फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बनाना, एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी होती है जो किससे पास होती है जनरली, ऑरिजिन से। और कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो उसके साथ, 45 डिग्री का वो उसके साथ एंगल बना लेता है। और उसी में ये वाला रिलेशन हमारा जनरली वेरीफाई हो रहा होता है। तो एट द पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन जो है आपका इक्वल है आपके इनकम के। इट हेल्प्स द टू वेरिएबल कंजम्पशन एंड इनकम, यानी कि ये जो लाइनें किस बात को दर्शा रही है, आपके दो वेरिएबल्स को दर्शा रही है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप कमा रहे हो, ठीक है। और मेजर्ड इन द सेम यूनिट। द 45 डिग्री लाइन हैज़ अ स्लोप ऑफ 1 एंड इट्स बाइसेक्ट टू 90 डिग्री एंगल। क्या कहता है ये, द 45 डिग्री लाइन जो है द स्लोप ऑफ 1, ठीक है, ये किसी एक का स्लोप है जो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री के एंगल को दो एक्सेस में, ठीक है। जैसे कि अब ये 45 हो गया, आधा वेटेज इधर की तरफ चले गया और आधा वेटेज इधर की तरफ चले गया, ठीक है। और अगर आप इसको एज इट इज लिख देते हो तो भी आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आप चाहते हो तो आप इसको डायग्राम के तौर पे उतार सकते हो और साथ के साथ ये वाला ये जो चीज़ है ये, इसको आप एज इट इज 3 नंबर के क्वेश्चन में अपना बहुत आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से बात करूं तो क्योंकि उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कई सारे रिलेशंस पढ़ाने हैं तो हमें इस चीज़ को 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से पढ़ लेना चाहिए कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एक छोटी सी बात सुन लो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है आपकी इनकम पे, ठीक है। आपकी सेविंग डिपेंड करती है आपकी इनकम पे। अगर आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड वगैरह पे या फिर उनकी जो लोगों की इनकम है उसको ध्यान में रखते हुए। तो सारे फैक्टर्स जनरली टिके हुए किस पे है कि भैया कमाते कितना हो, ठीक है। कमाते कितना हो तभी तो लौंडिया मिलेगी, नहीं तो कौन दे रहा है, ठीक है। कमाते कितना हो। अब वो ये कहता है कि भैया क्या है ये कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो कहता है कि एक रिलेशनशिप है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन के और नेशनल इनकम के बीच। कंजम्पशन और किसके, नेशनल इनकम के बीच। तो उसको ना ऐसे लिखा जाता है, सी इज वॉट कंजम्पशन फंक्शन, एफ इज वॉट फंक्शनल रिलेशनशिप, वाई इज वॉट इनकम। तो कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको जनरली कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और ये वाली बात मैंने आपको बताई भी थी, ये कोई बात दोबारा से याद करने की नहीं है कि जब आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा होता है तो आपकी सेविंग नेगेटिव जा रही होती है, जिसको आप डिसेविंग कहते हो। जब इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भाई आपको पक्का इसका तो बहुत इस्तेमाल होता है। ये कहता है कि जब सेविंग जीरो होगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, या फिर कंजम्पशन इनकम के इक्वल होगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और जैसे ही आपकी कंजम्पशन इनकम से कम हो जाती है आप एक्चुअल में सेव करना शुरू कर देते हो, एक्चुअल में सेविंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात तो भाई यहाँ पे है नहीं खास, ठीक है।
अगर मैं एग्रीगेट कंजम्पशन और इनकम का डायग्राम एक साथ बनाता हूँ तो देखो बना दिया, ये आपका इनकम का जिसको आप एग्रीगेट सप्लाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका कंजम्पशन का हो गया। जब तक कंजम्पशन का ग्राफ एग्रीगेट से इनकम के ग्राफ से ऊपर है तो डिसेव कर रहे थे, जैसे ही दोनों एक दूसरे को काटते हैं ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया। और जैसे ही इनकम का ग्राफ कंजम्पशन के ग्राफ से ऊपर पहुंचा, क्या स्टार्ट हो गई आपकी सेविंग स्टार्ट हो गई। अगर आप इस पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानना चाहते हो तो ये कहता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब तक इनकम आपकी कंजम्पशन से कम है आप उसको क्या बोलोगे, डिसेविंग बोलोगे। जब इनकम इक्वल है कंजम्पशन के तब उसको क्या बोलोगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलोगे, या फिर ये बोल दोगे सेविंग जीरो है। और जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है तब आप उसके गैप को क्या बोलते हो, जनरली सेविंग्स बोलते हो। तो इसी वाली बात को ना इंग्लिश में काट, अंग्रेजी में काटो, पर यहाँ पे फटाफट लिखो, मज़ा आ जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। नेक्स्ट यहाँ से कहानियाँ शुरू होती हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी। देखो उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होना मत, इसका डायग्राम मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। डायग्राम बना रखा नोट्स में, बट स्टिल डायग्राम की जरूरत आपको यहाँ पे पढ़ने वाली है नहीं। मैंने अभी कहा था कि जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। तो अभी हमने कहा था कि जो आपकी कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे, तभी तो उसका बेस बना रखा है। तो अगर आप अपने कंजम्पशन को ही इनकम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका ये मतलब है कि जितना आप कमाते हो उस हिसाब से जो आपका खर्चा है वो आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे सकता है। चेक करूँ जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कंजम्पशन का एपीसी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो वो डिफाइन ही नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आप अपने 120 को 100 से डिवाइड करो 1.2 आएगा, 200 को 200 से डिवाइड करो 1 आएगा, 280 को 300 से डिवाइड करो 0.93 आएगा, 360 को 400 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 0.90 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लगातार कम होता जा रहा है। इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन जो एपीसी है वो लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका रीज़न ये होता है कि जब आपकी ज़रूरतें पूरी होने लग जाती हैं तो एक टाइम के बाद ना आप सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके खर्चे ना धीरे धीरे आपकी ज़रूरतों को पूरा होने के बाद भी खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको सेविंग्स भी मिलने लगेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। अब इसमें क्या करना है, जैसे इसका डायग्राम है आपका, ठीक है, ये डायग्राम को अवॉइड करो, हमें करना है खाली इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं कि जब तक आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कंजम्पशन इनकम से बड़ा है। ये वाले पॉइंट्स एक नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी बात मान लो। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यार से बनता है कि एपीसी अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, आपका कंजम्पशन आपके इनकम से बड़ा है। अगर आपका एपीसी 1 के इक्वल है, एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो उसका मतलब ये कि आप जितना कमाते हो उतना खर्च करते हो, आपके यहाँ पे सेविंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उसी को कहते हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो चेक करो, एपीसी 1 के इक्वल है तब ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है, सी वाई के इक्वल है तब ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है, एस 0 के इक्वल है तब ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है। कितने सारे हिंट हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। और जैसे ही आपका एपीसी 1 से छोटा हुआ वैसे ही आपकी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बाकी बात करें तो एपीसी लगातार फॉल हो रहा है इनकम के बढ़ने से, ठीक है। APC falls with increase in income because the portion of income spent on consumption keep on decreasing। यानी कि जो आपको इनकम का जो पोर्शन है वो आप सेव ज़्यादा करने लग जाते हो, एक टाइम के बाद जो आपके खर्चे हैं वो धीरे धीरे ओवरऑल बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे सेविंग पोर्शन बढ़ने लग जाता है, ठीक है। इसलिए और एक मजे की बात, एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि व्यक्ति कभी कंज्यूम करना बंद ही नहीं करेगा, भले आप 1000 करोड़ कमाने लग जाओ, कंज्यूम तो आप तब भी करोगे। तो जीरो के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे, लेकिन कभी भी जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात आती है आपकी एपीसी के लिए। उसके बाद आपका आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको भी मैं आपको इसी तरीके से बताना चाहूँगा। इसका क्या मतलब है, आप जितना एक्स्ट्रा कमाते हो, सपोज करो कि मैं 100 रुपये कमाता था, अब 100 मेरी कमाई होगी 150 रुपये, तो मैंने कितने एक्स्ट्रा रुपये कमा लिए, 50। अब इस 50 रुपये में से मैं कितने खर्च करूँगा, हो सकता है 50 के 50 खर्च कर दूँ, हो सकता है एक भी खर्च ना करूँ 50 में से, बाकी 100 की जो बात थी उनकी बात ही नहीं कर रहे, हो सकता है 50 में से कुछ खर्च कर दो, कुछ सेव कर लो। तो वही जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो, उस एक्स्ट्रा कमाने में से जितना आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो उनके जो बीच का रेशियो होता है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन
विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से जो कंजम्पशन बढ़ती है उनके जो बीच का रेशियो होता है उसको कहते हो आप क्या कहते हो आप? उसको कहते हो आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और उसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा हलवा है, आसान है। कैसे है? इनकम की बात करो, सभी लेवल पे कितनी कितनी इनकम बढ़ रही है आपकी? 100 कंजम्पशन कितना कितना बढ़ रहा है? 80 का। अगर इसी 80 को 100 से डिवाइड किया जाए हर जगह तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका MPC 80 डिवाइड बाई 100 करके करते इस एग्जाम्पल का आपका जो MPC है, यानी कि आप जितना भी एक्स्ट्रा कमाते हो उसका 80% हिस्सा खर्च कर देते हो, 20% हिस्सा क्या कर लेते हो? जनरली सेव कर लेते हो। ठीक है, डायग्राम पे कोई बात नहीं होंगी, वापस से अगर बात करनी ही है तो उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। MPC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ध्यान रखना। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 कब हो सकती है? जब एंटायर एडिशनल इनकम को क्या कर लिया जाए? सेव, यानी कि जितने भी आपने एक्स्ट्रा 50 रुपये कमाए वो सारे के सारे क्या कर लिए? सेव कर लिए। और अगर आपने एडिशनल इनकम को पूरा टोटली क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, यानी कि आपने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए, कंज्यूम कर लिए। ठीक है, तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा? उस केस में MPC आपका जनरली क्या बन जाएगा? 1। MPC 0 है तो आपका चेंज इन कंजम्पशन भी 0 है। इसका मतलब आपने टोटली सेव कर लिया। MPC 1 है तो उसका मतलब आपकी सेविंग 0 है और आपने टोटली क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, या फिर इसके बीच में लाई करेगा। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि MPC गरीबों का बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अमीर। क्यों? अब भाई गरीब 100 से ना 150 पे पहुंचा तो एक्स्ट्रा 50 भी कमाएगा तो खर्च कर देगा। अमीर के साथ क्या होता है? 100 करोड़ से 150 करोड़, सपोज एक बड़ी सी बात करते हैं, 50 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिए, भाई उसका 100 करोड़ में नहीं भर रहा, 100 करोड़ में ही पहले जगह बैठा है, वो भरने ने उल्टा बोल दिया। भरता तो गरीबों का नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है इतना, क्या करें, मजबूर है। ठीक है, लेकिन अमीरों के साथ क्या है? मैं कह रहा हूँ यार 1 लाख से 1.5 लाख पहुँच गई, चलो इतनी बात कर लेते हैं। भाई वो अगले 50,000 100% सेव कर सकता है। ठीक है, अगले 50,000 वो 100% सेव कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गरीबों का जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उनकी जो एडिशनल इनकम होती है वो एक्चुअल में वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू अमीर लोग। अमीर लोगों का पहले से इतना होता है कि वो सेव कर सकते हैं उसको। और ध्यान रखना MPC लगातार डिक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है उस हिसाब से। ठीक है, बाकी ठीक है। ये कहता है कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन का इंडिकेट बाय, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद देख लो कि जो स्लोप होता है कंजम्पशन कर्व का आप उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से इंडिकेट करते हो, ना कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। तो कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है वो डिपेंड ही MPC पे करता है। 1 नंबर वाली बात है, गहरी बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज में वो आपको क्या करा देगा? कहता है जी सेविंग फंक्शन बता दो क्या होता है। सेविंग किस पर डिपेंड करती है? इनकम पे। सेविंग किस पर डिपेंड करती है? आपकी इनकम पे। ठीक है, रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। तो वही सेविंग और इनकम के बीच का जो रिश्ता है उस रिश्ते को आप कहते हो प्रोपेंसिटी टू सेव। और अगर आप यहाँ देखना चाहते हो तो देख लो, स्टार्टिंग के 2 फेसेस में क्या था? वन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, इट जस्ट सेव। वन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग 0 0। वन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम तो आप क्या करने लग जाते हो? एक्चुअल में सेव करने लग जाते हो। देन वापस इसका ग्राफ की खास नीड पड़ती नहीं है क्योंकि जो सेविंग कर्व का जो ग्राफ है वैसे मैं बता दूं तो नेगेटिव से शुरू होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? डिसेव। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। फिर लगातार बढ़ता चले जाता है, जब तक ये इस लाइन से नीचे रहेगा एक्स एक्सिस से तब तक ये नेगेटिव और डिसेव है। जैसे एक्स एक्सिस को कट करेगा ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, और एक्स एक्सिस ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होने लग जाएगी? सेविंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? बेसिकली नेगेटिव वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि जब आपकी इनकम 0 होती है तो भी आप कंज्यूम कर रहे होते हो। दूसरा, जैसे सेविंग आपकी 0 हुई, इधर आ जाओ, जैसे सेविंग आपकी 0 हुई तो आपको क्या मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट। और तीसरा क्या है? सेविंग पॉजिटिव हो जाती है अगर आपकी इनकम ये मैंने गलत लिख दिया, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। जैसे आपकी इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाती है उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो हमारा जो स्लोप है उसका पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर हाँ, ये बात सच है कि जो पॉजिटिव इसका क्या कहते हैं, जो सेविंग का जो स्लोप होता है वो स्टिल पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि वो इनकम के बढ़ने के साथ सेविंग भी हमारी लगातार बढ़ती चली जाती है। उसके बाद जो 2 छोटी छोटी चीज़ पढ़नी, एक तो पढ़ना आपको APC। APC क्या कहता है कि सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दो, आपको APC मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, आ जाओ,
तो सेविंग के बीच का जो डिफरेंस है वो 20-20 का, चेक करो कहीं भी चेक कर लो, 20-20 का कहीं भी, ठीक है। लेकिन 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 इनकम में 100 का फर्क है, चेक करो, ये आ गया है ना। तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में तो कैलकुलेट होने से रहे क्योंकि आप उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। पर ये जो डिफरेंस की बात है वो बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम सेविंग को अगर 0 से डिवाइड करेंगे कुछ नहीं आएगा, इस वाली सेविंग को 0 से डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा, इस वाली सेविंग को 200 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इस वाली सेविंग को 300 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा, इस वाली सेविंग को इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। तो आप ये ध्यान से देखो, ये लगातार ना एपीसी जो लगातार क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है जनरली। तो अगर आप अपनी सेविंग को डिवाइड कर देते हो अपनी इनकम से तो आपको क्या मिल जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग मिल जाती है। अब ध्यान रखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही, ग्राफिकल इतने इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं है, ग्राफ तो सेम है, ठीक है, बट ग्राफ कोई नहीं पूछने वाला, 1 नंबर के लिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कहता है कि एपीएस कैन नेवर बी 1, सबसे तगड़ी बात कि एपीएस कभी भी 1 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, हम कभी भी 100% कमाई हुई सैलरी को सेव नहीं कर सकते, बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन द नेशनल इनकम, ये बात सच है। सबसे पहले आप कंज्यूम करते हो, 100% सेविंग एडिशनल इनकम की हो सकती है, लेकिन आप जो एक्चुअल में कमाते हो उसको आप सेव नहीं कर सकते। सेविंग अगर आपके 0 है तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है और उसी टाइम पे आपका एपीएस भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम, जब कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम है तब आपका जो एपीएस है वो नेगेटिव रहेगा। और ध्यान रहे एपीएस की वैल्यू लगातार बढ़ती है इनकम के बढ़ने से, ठीक है, डील। उसके बाद सेकंड वो क्या कहता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू रिसीव, आप जितना भी एडिशनल कमाते हो उसको डिवाइड कर दोगे एडिशनल, मतलब जो आप एडिशनल कमाते हो उसमें से आपको सेव करते हो, कुछ कंज्यूम करते हो, ये वाले बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप अपनी एडिशनल सेविंग को चेक करो, हर बार कितने कितने रुपए का सेव कर रहे हो, 20-20 रुपए का, उसको इससे डिवाइड कर दोगे आपकी एडिशनल इनकम से, तो आपको हर फेज पे आपको आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। रफली अब मेरी बात सुन लेना, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत रफली बात कर लेना, इसका एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लो। एमपीएस की वैल्यू स्टिल वही है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर 1 हो रही है इसका मतलब क्या है, इनकम आपने सेव कर ली, 100% सेव कर ली, कंजम्पशन 0 है। अगर एमपीएस 0 है तो एडिशनल इनकम में आपने क्या कर ली, कंज्यूम कर लिया, ऐसे इसमें सेविंग 0, दैट्स इट, ठीक है। तो भैया कुछ करना मत करना, अगर इतनी बकवास समझ में नहीं भी आती है कि सर ये तो बड़ा बुरा हो जाता, हमारे तो पल्ले से ऊपर है, तो एक बात ध्यान रखना, एपीसी क्या है, जितना आप कमाते हो डिवाइडेड बाय इनकम। एपीएस क्या है, जितना आप सेव करते हो डिवाइडेड बाय इनकम। एमपीसी क्या है, जितना भी आप एडिशनल कमाते हो उसमें जो खर्चा है आपका एडिशनल, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एमपीएस क्या है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और ये सब किसके इक्वल हमारे, 1 के इक्वल हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि एपीसी और एपीएस को जोड़ दो तो 1 आ जाता है। अगर आपको सपोज करो एपीसी दे रखा है या एपीएस दे रखा है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला में रख के भी आप, अगर आपको एपीएस दे रखा है तो 1 में से एपीएस माइनस कर दो एपीसी मिल जाएगा, 1 में से एपीसी माइनस कर दो तो एपीएस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जाए एमपीसी और एमपीएस की बात करते हैं, तो अगर 1 में से एमपीएस माइनस कर दो तो एमपीसी मिल जाएगा और 1 में से एमपीसी माइनस कर दो तो एमपीएस मिल जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को याद रखो, ठीक है। और इन चारों के जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखो, उससे आपको 100% 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा जरूर। और उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये है आपके 4 मार्क्स के, यहाँ से आपको 4 मार्क्स 100% मिलेंगे, 100% मेरे भाई, 100%, ठीक है। वैसे वही फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, वो कहता है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसका मतलब ये है कि आप कितना कंज्यूम करते हो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। अगर आपको ये कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे कि सी मतलब कंजम्पशन बराबर सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी। अक्सर आप इसको फॉर्मूले में बी की तरह लिखा हुआ देखेंगे इंटू वाई, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। जो आपको 0 इनकम पे जो आप कंज्यूम करते हैं ये वो है। एमपीसी क्या है, जितना भी आप एडिशनल कमाते हो उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो एमपीसी है, और जो आप कमाते हो इन सब का संगम बना के आप कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्या है, सेविंग है। अब सेविंग कैसे निकाल सकते हो, वही ऑटोनोमस कंजम्पशन का नेगेटिव फेस। एमपीएस, जितना भी एडिशनल कमाते हो उसमें से कितना सेव कर पाते हो इनटू इनकम, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस बी। 1 माइनस बी क्यों लिखा जाता है, अगर आपको एमपीएस कैलकुलेट करना तो उसमें से 1 माइनस, अब देखो हमने एमपीसी को बी माना तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, एमपीएस हो जाएगा,
तो ये तो फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल आपको 100% क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अब कुछ चीज़ छोटी छोटी चीज़ें और रहती हैं जो आपको बहुत शार्पली पढ़नी है। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ों में? न्यू कैपिटल एसेट्स में। मशीन वगैरह खरीदो यार, उसी में तो इन्वेस्ट होता है जिससे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार की है। पहली है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, refers to the investment which depend on the profit expectation and it's directly influenced by the income level। भाई आप इस इन्वेस्टमेंट को ना प्रॉफिट की शक्ल देख के करते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, कम प्रॉफिट होगा तो कम इन्वेस्ट करोगे। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के साथ ये जनरली प्राइवेट सेक्टर यही करता है। ये प्राइवेट सेक्टर वाली बात है और कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा जहाँ इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। ये होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये वही है। There is no effect, not effect by changing in the level of income, or it is not induced solely motive of profit, solely of profit motive। जब भारत सरकार कुछ इन्वेस्ट करती है इकोनॉमी के अंदर तो उनका सिर्फ मोटिव क्या कहते हैं, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। और ध्यान रखना, ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कि इनकम के डिफरेंट लेवल पे भी आपकी इनकम क्या रहती है, सेम। और इंड्यूस में क्या होता है, ज़्यादा इनकम तो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और कम प्रॉफिट तो कम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद कैसे पता चले कि इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, तो बहुत छोटी छोटी दो तीन बातें और लिखी हुई हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जब आपको ये पता चले कि आपको इस इन्वेस्टमेंट के बदले में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना आपको उसका फ़ायदा होने वाला है, तो उसकी शक्ल देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक एक नंबर के प्रोस्पेक्टस अगर मैं बात करता हूँ तो आपको सप्लाई प्राइस मिल जाएगा। रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट्स ऑफ दैट काइंड, यानी कि जब आप किसी नई एसेट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसमें जो कॉस्ट लगती है वो सप्लाई प्राइस का काम करेगी। प्रोस्पेक्टिव यील्ड रेफर्स टू नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। जो भी आप कैपिटल एसेट्स खरीदते हो उसकी ज़िंदगी में आप उससे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वापस मिल जाए, वो आपको प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो जाता है। ठीक है। और अगर आपको बात करनी है किसकी, अच्छा एक चीज़ और है, ये इनके बीच का रिलेशन बन जाता है कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड को अगर आप सप्लाई प्राइस इनटू 100 कर देते हो तो भी आप इसको कैलकुलेट बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है। एंड द लास्ट वन रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम द फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करते हो तो रेफर टू द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, यानी कि आप जब बोरो करते हो पैसा, रेफर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम द फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है, आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना, आप मार्केट से पैसा बोरो कर रहे हो, उस पर जो खर्चा आ रहा है वो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब है कि जब आप लोन वगैरह लेते हो तो उसको लोन लेने में आपका कितना पैसा खर्च हो गया, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये सब अगर डिस्कस होते हुए तो एक एक नंबर में डिस्कस होते हैं, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन पूछे गए आज मेरे भाई यहाँ पूछे गए, और इस साल भी सैम्पल पेपर में ये वाला क्वेश्चन है। ये जो एक्स एंट सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स एंट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन के बीच में बहुत आराम से मिल जाते हैं। अब आप मेरी एक बात सुन लो, बात ये सुनने की, जो एक्स एंट शब्द होता है वो प्लानिंग शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपोज्ड एक्चुअल शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वापस से, एक्स एंट प्लान के लिए, एक्सपोज्ड एक्चुअल के लिए। अब यहाँ लिखा हुआ सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड। डेफिनेशन पढ़ो, रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग, चेक करो, सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे प्लान कर रहा है कि वो सेविंग करेंगे, तो उस प्लानिंग को एक्स एंट सेविंग कहते हैं। एक्सपोनेंट सेविंग क्या है, रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, और जितना उसमें से आप एक्चुअल सेव कर पाते हो। जैसे मैंने सोचा कि इस बार भाई मेरी ना ₹1,00,000 अर्निंग है, उसमें से मैं ना 20,000 रुपये सेव करा नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक्स एंड सेविंग। और सपोज करो मैं सेव कर पाया सिर्फ 18,000 रुपये, दिस इज एक्स पोस्ट सेविंग। तो जब आप प्लान कर रहे हो तो सेव करने का तो एक्स एंड, ठीक है। और जो एक्चुअल में करते हो वो क्या कहलाएगा, एक्स पोस्ट। यही काम इन्वेस्टमेंट का है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, बेसिकली फर्म्स करती है। तो रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी फर्म्स हैं वो इनकम को अलग अलग इनकमों को ध्यान में रखते हुए जब वो सोच रही हैं कि सपोज कि इस साल हम लोग 100 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे,
करेंगे, प्लान कर रहे हैं, तो एक्स एंट इन्वेस्टमेंट। और सपोज करो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 150 करोड़, तो रेफर्स टू द रियलाइज्ड योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। सपोज करो आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 150 करोड़, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने के से पहले जब आप प्लान कर रहे होते हो तो आप उसके लिए एक्स एंड शब्द का इस्तेमाल करते हो, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो एक्चुअल फिगर निकल के आता है उसको आप एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हो। एंड द लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये खत्म, चेक करो, छोटा सा है ये फुल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल बेरोजगारी तो ये है, एक्चुअल बेरोजगारी, और एक्चुअल रोजगार सिर्फ ये है, बाकी चीज़ें अलग हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन है ये जहाँ पे जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको काम मिल जाए, मुद्दे की बात ये है। इन विच ऑल दोज पीपल, यहाँ इसमें देखो फुल एम्प्लॉयमेंट में उन सभी लोगों को लिया जाता है, सिचुएशन में उन सभी लोगों को लिया जाता है हु आर विलिंग, यानी कि वो इच्छा रखते हैं, एंड एबल, वो योग्य हैं किसी भी काम को करने के लिए, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट डिसाइड हुआ है उस पर, और उनको काम मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। सपोज कि आई एम द पर्सन जिसको, जो काम करने की इच्छा रखता है, काम करने के योग्य है, जिस वेज रेट पे काम मिल रहा है, मैं उस वेज रेट पे काम करने को तैयार हूँ और मुझे काम मिल जाता है, इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। और अगर इसी में आ जाता है कि डू नॉट गेट वर्क, तब वो आपका बन जाता है इनवॉलंटरी। चेक करो, डू नॉट गेट वर्क यानी कि व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने योग्य है, वेज रेट पे भी तैयार है, काम ही नहीं मिल रहा, कि भाई काम ही नहीं मिल रहा, क्या करूं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि भाई हु आर द विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है, एंड गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि दे डू नॉट गेट वर्क, उनको काम ही नहीं मिल पाता, ठीक है। बाकी बात करते हैं इन बची हुओं पर। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब 2-4 दिन का, क्यों, विच एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्क फोर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर। सपोज करो हमने किसी कंपनी में 8 मार्च को नौकरी छोड़ दी, बोनस लेके हमने नौकरी छोड़ दी, और जो हमारा इंटरव्यू ऑलरेडी कहीं हो रखा था, उन्होंने हमसे कहा था कि आप 12 मार्च से हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। तो जो बीच के 4 दिन है वो बंदा बेरोजगार रहेगा, उन 4 दिन की बेरोजगारी को आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है तो बीच में जो 2-4